तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पैथोस एकेडमी बायोस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच होती है जो कि न्यूली ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, और उसका मैंने एक कंटेंट लिया है जिसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, फंजाई के बारे में और अदर प्रोटोजोन्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो कंटेंट होने वाला है वो आपका है बैक्टीरिया। आज इसको हम लोग जीवाणु कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी कंटेंट के बारे में देखते हैं। हम लोग जानेंगे कि जीवाणु क्या है, ठीक है, और इसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बैक्टीरिया का अध्ययन हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं ना, उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा बात कि बैक्टीरिया होता क्या है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया एक लिविंग सेल्स होता है, जो कि लिविंग सेल्स इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल से बना होता है। कैसे सेल होती है? सिंगल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल होते हैं उनको हम लोग तो नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी की डायमीटर हो सकती है ना, वो नियर अबाउट जो डायमीटर होती है बैक्टीरिया की, एक नॉर्मल रेशियो में जो डायमीटर देखने को मिलता है 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.6 माइक्रोन मीटर तक देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे तो बैक्टीरिया के साइज अलग अलग, बैक्टीरिया का जो बॉडी का डायमीटर होता है वो अलग अलग होता है। हमने एक नॉर्मल रेशियो की बात किया है। वैसे जो सबसे छोटी बैक्टीरिया होती है वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है भैया? माइकोप्लाज्मा, राइट। हमने कहा कि माइकोप्लाज्मा की जो डायमीटर होती है 0.001 माइक्रोन मीटर तक होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है इसको। और वैसे जो बैक्टीरिया होती है ना, इसका जो किंगडम होता है वो मोनेरा जगत से बिलोंग करने वाला होता है। किससे बिलोंग करता है? मोनेरा से। इसका जो किंगडम होता है वो मोनेरा होती है। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने देखा था ना, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स के बारे में हमको ऑब्जर्वेशन करवाया है, और उनका नाम है एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने सबसे पहले हमें बैक्टीरिया के बारे में और ऑब्जर्व करवाया है, जिन्होंने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल्स को खोजे। ठीक है, और वैसे भी एंटोनी वॉन लेवेनहॉक जो थे ना, ये जो साइंटिस्ट है ना, ये पहले साइंटिस्ट थोड़े थे। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इनको जो डच क्लॉथ मर्चेंट, एक कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने, जिन्होंने जो वाटर की जो ड्रॉप्स होती है ना, उसमें इन्होंने कुछ मूवमेंट और मूव करते हुए कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया। उनको ये भी नहीं पता था कि ये बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो हमने कहा कि एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, सोचो कि भैया एक व्यापारी आगे चल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन जैसे कि इन्होंने बहुत बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने
लेटर्स को हमेशा भेजते रहे, भाई मुझे कुछ दिखाई दिया है, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आगे चलकर इनकी बातों पर ध्यान भी दिया गया। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था, तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने देखा था, ठीक है। बाकी बाद में वही भाई कहते हैं ना कि जब माइक्रोस्कोप मिल जाता है तो फिर ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया को ही देखे हैं, बहुत सारे लिविंग सेल्स को इन्होंने देखा है, ठीक है। तो चलिए वैसे भी एंटोनी वॉन लेवेनहॉक का जो डेट ऑफ बर्थ देखा जाए ना, वो 1632 से लेकर जो डेथ हुआ था उनका 1723 में, राइट। ये भी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए तुमको पता होना चाहिए कि एंटोनी वॉन लेवेनहॉक का जो बर्थ हुआ था 1632 यानी 1632 टू 1723 में, इनका बर्थ 1632 और डेथ जो हुआ था 1723 में हुआ था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको लेते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और जैसे होता है ना कि हम लोग जब किसी लेक्चर को देखते हैं तो हमको एक छोटा पॉइंट को भी नोटेट करना है, जो कि हमको एक लंबे टर्म तक याद करना है। तो जब तक हम एक छोटे छोटे पार्ट में नहीं पढ़ेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे छोटे कड़ियों से हम लोग एक बड़ी कड़ी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बिना देर के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहा जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब भाई सिंपल सी बात है कि भैया प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ स्पष्ट हो गया, ठीक है, कि बैक्टीरिया की जो बॉडी होगी बहुत सिंपल होगी, ठीक है। बॉडी इसकी बहुत सिंपल होगी। बहुत सिंपल का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे बहुत टिपिकल बॉडी नहीं है। स्पष्ट से यहाँ देखो, जब सेल्स को डिवीजन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कैरियन के आधार पर, राइट, जो न्यूक्लियस होता है उसके आधार पर सेल्स को डिवीजन किया गया था। तो सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो हमने कहा भैया प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ सबसे पहले स्पष्ट, नाम से भी स्पष्ट है, देखते रहिए आप। नाम से भी देखो स्पष्ट है। जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रो मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ कैरियोटिक में होता है सर न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कैरियन। ग्रीक वर्ड इसका कैरियन है और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। हमने कहा फर्स्ट ऑफ न्यूक्लियस। भैया सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट ऑफ न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप ऑफ न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि प्रिमिटिव सेल है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी होगा इसमें। वेल डिफाइंड ऑफ न्यूक्लियस, वेल डेवलप ऑफ न्यूक्लियस नहीं होगा इसमें। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप ऑफ न्यूक्लियस होने के लिए और उस न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें देखा जाए तो न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि उसमें न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, क्रोमैटिन्स दिखाई देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है, उसमें पेरिफेरल स्पेस दिखाई देता है। तो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सिंपल वहाँ पर जो न्यूक्लियस के प्लेसेस पर वहाँ पर न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियाइड, जिसको हम लोग इसको जीनोफोर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग जीनोफोर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है, हमने कहा कि बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो स्पष्ट है कि बैक्टीरिया में
वेल डेवलप ऑफ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर अगर वेल डिफाइन ऑफ न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, इसके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है, वहाँ पर अटैचमेंट हमको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। अब हमारा अगला जो कंटेंट होगा, जर्नल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, जर्नल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। तो जर्नल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया में जो फर्स्ट पॉइंट है कि बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, जो मोस्ट बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफस भी होते हैं। अब इसमें भाई कहने का मतलब ये है कि जो हेट्रोट्रॉफिक होती है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपना फूड का फॉर्मेशन स्वयं नहीं करते, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी अदर जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि उसमें हम लोग पैरासिटिक कह सकते हैं, सैप्रोफाइट और सिम्बियोटिक कह सकते हैं, ठीक है, कि वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे से जीवों से प्राप्त करते हैं अपने लिए ऊर्जा, ठीक है। तो ऐसे जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक्स में बहुत मेथड्स होती है, जैसे कि वो कुछ जीवाणु में पैरासाइट होती है, कुछ जीवाणु सैप्रोफाइट और सिम्बियोटिक होती है, ठीक है। किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऑन द सरफेस पे रहकर या किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी के अंदर रहकर वहाँ से अपने लिए ऊर्जा को रिसीव करते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को हम लोग, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, वहाँ से अपने लिए ऊर्जा कहीं ना कहीं एनर्जी का फॉर्मिंग कर लेते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होकर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो उनको हम लोग सिम्बियोसिस के नाम से जानते हैं। पैरासिटिक इन नेचर में आपका जैसे साल्मोनेला टाइफी भी आता है, ठीक है। और सिम्बियोटिक वाली प्रोसेस में हम लोग राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम के बारे में भी जानते हैं। मैं जब न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगा बैक्टीरिया में ना, तो सारी चीज़ें को वहाँ पर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑटोट्रॉफस क्यों कहते हैं? हमने कहा भैया बहुत मोस्टली बैक्टीरिया, मैंने कहा अगर 100 रेशियो की बात लिया जाए तो लगभग 85% से लेकर 95% तक जो जीवाणु होते हैं वो हेट्रोट्रॉफस होते हैं, ठीक है। लेकिन 5%, ठीक है, 5 से लगभग 15% जो जीवाणु होती है, अब वो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जीवाणु ऑटोट्रॉफस होते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरियल क्लोरोफिल पिगमेंट रखने के वजह से बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं प्रेजेंट ऑफ लाइट की उपस्थिति में। तो ऐसे जीवाणु को हम लोग ऑटोट्रॉफस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफस कहते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि कुछ इसमें जैसे कि अगर बात किया जाता है ना कि जो बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए होता है ना, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होती है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो वैसे स्ट्रक्चर इसमें बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नहीं दिखाई देता, वो फ्री ऑफ पिगमेंट होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि पूछ लिया जाता है कि क्या बैक्टीरिया में प्लास्टिड मौजूद है, तो आप कहते हैं कि सर उसमें जो बैक्टीरिया होती है
उसमें आप कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड होती है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन मॉडल होती है, वैसा इसमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देता। जो कि प्रिमिटिव सेल है तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, लेकिन पिगमेंट मिलते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, जैसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, राइट। चलिए अगली बातें हम लोग करते हैं। बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है और यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं ये? यूनिसेल्युलर होते हैं। हमने कहा कि बैक्टीरिया सिंगल सेल से बनी होती है। यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल, ठीक है। और दूसरी बात, अगर सिंगल सेल है तो नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते आप, खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते। और जब भी इसको आप देख पाते हैं तो माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप के मदद से इसको हम लोग देख पाते हैं, जो कि उसका रेजुलेशन जो पावर होना चाहिए वो लगभग 4x और 10x होने चाहिए, ठीक है। चूँकि x में टाइम्स होता है, उतना गुना उसको रेजुलेट करके उस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग जब बायोलॉजिकल टूल्स पढ़ेंगे वहाँ तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ का कंटेंट नहीं है, उसको जब हम टेक्निक्स पढ़ाएंगे, बायोटेक्निक्स, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ते हैं, फेस कॉन्ट्रास्ट के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोरिसेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ मैं इसके पहले आपको रेजुलेशन और मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो कंटेंट होगा जनरल फीचर, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया। अगला जो पॉइंट है बैक्टीरिया के बारे में, जो कि बैक्टीरिया के बाहर थोड़ा सा हमको उसका स्ट्रक्चर्स लेकर समझाए तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि आप लोग अभी स्ट्रक्चर्स नहीं देखे हो तो वो भी जान लो। क्योंकि स्ट्रक्चर्स अगर हमारे सामने होता है तो चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। एक खूबसूरत सा डायग्राम लेते हैं बैक्टीरिया का। अच्छा, वहाँ भी सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन हुआ है ना, बैसिलस, ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया का हुआ है, ठीक है। वैसे भी जो ग्रीक वर्ड होता है बैक्टीरिया का वो बैक्टीरियम है, जिसका मतलब होता है उसको हम लोग रॉफ या उसको हम लोग कह सकते हैं कि रॉड कह सकते हैं, रॉड या स्टेप से रिलेटेड हम लोग बोल सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरियम इसका ग्रीक वर्ड है बैक्टीरिया का, और जिसका मतलब होता है स्टफ, राइट, या उसको हम लोग रॉड कहते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का मैं डायग्राम ले रहा हूँ, जो कि डायग्राम बहुत मस्त होता है बायोलॉजी में। ये हमने बनाया इसका सेल वॉल, ठीक है। क्योंकि जो सेल वॉल होता है ना, ये जो प्राय सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, इसमें सेलुलोज नहीं होता। ये ध्यान में रहना चाहिए तुम्हारा कि हमने कहा इसमें सेलुलोज तो बिल्कुल नहीं होता भाई। ये है इसका सेल वॉल। देखो मैं एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते चला जाऊंगा, ठीक है। सेल वॉल इसका सेलुलोज का नहीं होता। सेलुलोज इसका बना किसका होता है? और उसमें 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर होते हैं। एक एमाइनो एसिड की सब यूनिट होती है, एक सैकेराइड की सब यूनिट होती है, ठीक है। हमने कहा जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, उसमें 2 सब यूनिट होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तो एमाइनो एसिड की सब यूनिट होती है, एमाइनो एसिड सब यूनिट, और दूसरा जो होता है वो सैकेराइड की सब यूनिट होती है, जो सैकेराइड्स होती है और उसकी सब यूनिट होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल ही है, कवर्ड किया है सेल वॉल,
जो कि बॉडी को कवर करता है सेल वॉल, इसके जस्ट जो अंदर वाली बातें हो रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, ये होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन। हमने कहा भैया यही सेल मेम्ब्रेन दिखाई दिया था, लेकिन उस समय इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया था। जिस समय बैक्टीरिया की खोज हुई है, सेल मेम्ब्रेन को उस बारे में थोड़ी पता था कि सेल मेम्ब्रेन यही है। चलिए देखें, ये इसका एक तरीके से हम इसको ये भी ले लें, इसका फ्लैजिला, ठीक है, इसका नाम है फ्लैजिला। और ये है इसका मीसोसोम, मीसोसोम। और ये है इसका बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें एक प्रिमिटिव हम लोग न्यूक्लियाइड्स देखते हैं। इसमें वेल डिफाइन, अब मैंने कहा था वेल डेवलप ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के स्थान पर यहाँ पर न्यूक्लियाइड्स होती है। और इसमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। इसमें जो है 70S टाइप का राइबोसोम्स है, ठीक है। और इसमें कुछ लिपिड्स हैं, कुछ सैकेराइड्स के मटेरियल है, जो कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, या इसको हम लोग मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ और संरचनाएं हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कुछ हेयर लाइक संरचनाएं ऐसी निकली होती है, और जिसको हम लोग पिलाई के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं। ये है आप पिलाई, ठीक है। और बैक्टीरिया की बॉडी अनफ्योरेबल जो कंडीशन होता है उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से यहाँ पर कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। और इसके आसपास एक तरीके से देखा जाए स्लेमी लेयर होती है, इसको हम लोग स्लाइम, इसको हम लोग स्लाइम लेयर के नाम से भी जानते हैं, स्लाइम लेयर, या इसको हम लोग विस्कस लेयर कह सकते हैं, ठीक है। बाकी वो तो फ्लैजिला है ही है। सारी चीज़ें हमने बात कर लिया है, लगभग एक जो नॉर्मल संरचना होती है, ठीक है, बैक्टीरिया में। और अभी हम संरचना के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर सारी संरचनाओं के बारे में, मीसोसोम का क्या काम होता है, फ्लैजिला का क्या काम होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है, मीसोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, न्यूक्लियाइड्स क्या है, ये हम लोग अगले लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में जनरल सिम्पटम देखना था, मैं तो सोचा कि बैक्टीरिया का थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे तो अच्छी बातें रहेगी। जो अगला पॉइंट होगा इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट की बात हो रही है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो प्लास्टिड का डेवलपमेंटल होता है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, ठीक है। जो अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है, जो कि और उसके स्थान पर जो वहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें आगे चल के ये क्वाइल्ड हो जाती है, जो कि मीसोसोम का फॉर्मेशन कर जाती है। और यही मीसोसोम क्या होती है, इसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम से भी जान सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो कि बैक्टीरिया में मीसोसोम्स
एक तरीके से एटीपीएच को रिलीज करती है, रेस्पिरेशन में उसको हेल्प करती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट होता है इसमें जो गोल्जी अपर्चस होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये भी इसमें देखने को नहीं मिलता। और राइबोसोम्स बड़े अमाउंट पे यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते हैं, और कुछ तो राइबोसोम्स पॉलीसोम्स के फॉर्म में भी मिलते हैं। इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं पॉलीसोम्स, जो कि बहुत सारे राइबोसोम्स एक गुच्छे के फॉर्म में भी दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी संख्या ब्लैकबल होती है, बड़े अमाउंट में राइबोसोम्स नहीं है। और यहाँ पर उस राइबोसोम्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए हम लोग उस पार्टिकल्स को डेंसिटी के आधार पर सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंट कर सकते हैं। सेडिमेंट करने के बाद ही तभी हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट है इसमें, चूँकि अगला फीचर्स बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन मोस्टली देखने को मिलता है वो एसेक्सुअल देखने को मिलता है। उसमें भी मेथड्स बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन अधिकांशतः बैक्टीरिया की स्पीसीज में हमको दिखाई देती है। ठीक है, बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने जाए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो बैक्टीरिया में ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जैसे मेरा कहने का विचार जो है यानी इसमें कोई सेक्स ऑर्गन तो डेवलप है नहीं, चूँकि यहाँ पर कापुलेशन हो, फिर उसमें किसी का फॉर्मेशन जैसे एटलीस्ट जाइगोटिक फॉर्मेशन हो, एक तरीके से कहा जाए कि कोई सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंटल यहाँ पर हमको नहीं दिखाई देता, जैसे कि वेजाइना और पेनिस। ठीक है, ये जो कि सेकेंडरी गोनाडल ऑर्गन होते हैं, या इसमें या ओवरी या फिर टेस्टिस जैसे कोई भी संरचना इसमें नहीं दिखाई देती, जो कि प्रिमिटिव सेल्स है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, तो हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एक मेथड्स उसमें होता है, जैसे कि कॉन्जुगेशन और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन जैसी मेथड्स होती है, ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये सेक्सुअल मेथड्स होती है, जो कि एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसड्यूस करना। ठीक है, कॉन्जुगेंट ट्यूब की मदद से उसको दूसरे में ट्रांसफ़र करना, जैसे कि डोनर और रिसीवर जो बैक्टीरिया होती है, इस तरीके से उसमें सेक्सुअल कहीं ना कहीं जीनोम्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो एज लाइक एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, राइट। और इसमें बैक्टीरिया कुछ मोटाइल होते हैं तो कुछ नॉन मोटाइल भी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं तो कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। वो इस ट्रेनिंग के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो मैंने एवोल्यूशन की जो बातें होती हैं, जो एक तरीके से देखने को मिलता है, आज की जो लिविंग सेल्स का ओरिजिनेशन इस पृथ्वी पर देखने को मिलता है। लगभग 4.2 ईयर्स पहले लिविंग सेल्स को खोजा जा चुका था, यानी एक अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है कि 2.5 बिलियन के आसपास कहीं ना कहीं लिविंग सेल्स की ओरिजिनेशन हो चुका था। ठीक है, वो हम लोग पोपरिन के सिद्धांत में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब है नहीं। तो लगभग हमने आज की जो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोग डिनोट करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इस लेक्चर में सिर्फ यहीं तक था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।